नमस्कार दोस्तों। लर्निंग के इस नए एपिसोड में मैं रोहित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। भारत में चुनाव आयोग को वह कौन सी शक्तियां दी गई हैं जिनका उपयोग करके भारत में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि भारत में जो अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं ये 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहे हैं और 1951 के बाद होने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा चुनाव है जो 44 दिनों तक चलेगा। भारत में वर्तमान में चुनाव आयोग 3 सदस्यीय समिति है जिसमें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर श्री राजीव कुमार कार्यरत हैं और यह भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 और सदस्य हैं, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, जो इलेक्शन कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ईसीआई? चुनाव आयोग क्या है? तो चुनाव आयोग भारत में एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ऑटोनोमस अथॉरिटी कहने का मतलब कि स्वायत्ता प्रदान है इसे। भारत में चुनाव से संबंधित फैसले लेने के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र है। और इसके साथ ही साथ यह भी कि भारत में चुनाव आयोग किन किन चुनाव को करवाता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव भी चुनाव आयोग ही करवाता है। यानी कि टोटल 5 तरह के चुनाव भारत में चुनाव आयोग करवाता है। चुनाव आयोग के बारे में संविधान में कहां, कैसे, क्या जिक्र है, इस पे देख लेते हैं। तो भाग 15 जो भारतीय संविधान का है उसमें चुनाव और चुनाव से संबंधित प्रक्रिया, चुनाव आयोग के बारे में जिक्र किया गया है। भारत में चुनाव आयोग का जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था और आर्टिकल 324 से 329 तक भारत में चुनाव से संबंधित सारी प्रक्रियाओं के बारे में लिखा गया है संविधान में। कौन से अनुच्छेद? 324 से 329 में। अब धीरे धीरे करके इसको जल्दी से आर्टिकल्स को देख लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या है। तो 324 में भारत के संविधान में लिखा गया है कि इलेक्शन को जो कंट्रोल करेगा वो पूरी तरीके से उसका सुपरिंटेंडेंस और डायरेक्शन, यानी कि चुनाव को पूरी तरीके से कौन कंट्रोल करेगा? इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करेगा। आर्टिकल 325 में लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स के बेस्ड पे हम वोट देने से मना नहीं कर सकते, ना तो इंक्लूड कर सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं। किन आधारों पे? जाति के आधारों पे, धर्म के आधारों पे, इसके अलावा लिंग के आधारों पे। 325 में है। और आर्टिकल 326 कहता है कि इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये जो है वो एडल्ट सफरेज के आधार पे किया जाएगा। यानी कि लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा को ही हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और विधानसभा का जो चुनाव है वो एडल्ट सफरेज यानी वयस्क मताधिकार के आधार पे होगा। वयस्क मताधिकार यानी 18 साल की आयु में जो मताधिकार का प्रयोग करते हैं उसे ही एडल्ट सफरेज कहा जाता है। आर्टिकल 327 में कहा हुआ है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर्स, यानी कि पार्लियामेंट के पास वो अधिकार है कि किन आधारों पे चुनाव लड़ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, चुनाव से संबंधित कानून क्या बनेगा, तो ये पार्लियामेंट तय करेगा। यानी कि कानून बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 328 में है कि पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। अब राज्य में विधानसभा अगर होंगे तो ये पावर ऑफ लेजिस्लेचर स्टेट को दिया गया है कि वो चुनाव के उस मतलब कुछ कानून अगर संबंधित है तो वो बना सकता है। आर्टिकल 329 में है बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी कि इलेक्टोरल मैटर्स में जो है वो कोर्ट दखल नहीं दे सकती, बार किया गया है आर्टिकल 329 में। तो ये हमने आर्टिकल को संक्षिप्त में जान लिया कि 6 आर्टिकल 324 से 329 जो चुनाव से संबंधित है, क्या क्या उसमें कहा गया है। अब इसके बाद कमीशन के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो पहले जो इलेक्शन कमीशन था वो सिंगल सदस्यीय था जिसमें एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। लेकिन बाद में जो है 1989 में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। वर्तमान में जो है इलेक्शन कमीशन में 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। द सेक्रेटारिएट ऑफ द कमीशन इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन कमीशन है उनकी मदद कौन करता है? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करता है, जो कि आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं।
इसके अलावा एक और पॉइंट जान लीजिए कि द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करता है, नियुक्ति कौन देता है, तो नियुक्ति राष्ट्रपति देता है। और उनका जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है या 65 साल के एज तक होता है। दोनों में से जो पहले होगा उसी में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 6 साल या 65 साल की अवधि, ये तीनों सदस्यों के लिए, इलेक्शन कमिश्नर को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी लागू होता है। और वो उनके पास सेम स्टेटस होता है जो स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज को दिया गया है। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको रिमूवल का भी प्रावधान किया गया है। रिमूवल कैसे कर सकते हैं यह संविधान में वर्णित है। फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज, यानी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हम रिमूव कर सकते हैं, संविधान में जो पावर दिए गए हैं लेजिस्लेचर को, पार्लियामेंट को, वही प्रक्रिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने के लिए लगाई जा सकती है। अब क्या है प्रोसेस ऑफ रिमूवल, इस पे भी जान लेते हैं थोड़ा सा। जजेज ऑफ हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो सीएजी होते हैं, इनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से थ्रू ए मोशन एडॉप्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि अगर किसी तरीके का मिसबिहेवियर प्रूव होता है या इनकैपेसिटी प्रूव होता है तो पार्लियामेंट रिमूव कर सकती है। और रिमूवल के लिए भी एक नियम बनाया गया है, यह वर्णित है संविधान में कि स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए 2/3 मेंबर्स का जो प्रेजेंट होंगे उस दिन। और यह भी है कि वोटिंग तभी माना जाएगा जब 50% से ज्यादा लोग प्रेजेंट हो, पार्लियामेंट में 50% से ज्यादा मेंबर प्रेजेंट हो, यानी 50% मेंबर और 2/3 मेजोरिटी, दोनों चीजें चाहिए होंगी। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इम्पीचमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ द जजेज कैग सीस, यानी कि इनके लिए जो इम्पीचमेंट वर्ड है उसका यूज नहीं करते हैं, रिमूवल वर्ड का यूज करते हैं। इम्पीचमेंट वर्ड का यूज किसके लिए करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए करते हैं। और रिमूवल शब्द का यूज ये जो ऊपर बताए गए हैं इन पदों को रिमूव करने के लिए करते हैं। अब इनके फंक्शंस को जान लेते हैं शॉर्ट में। जैसा कि आपने जाना कि भारत में चुनाव का पूरा कंट्रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास ही होता है, तो और छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है वो देख लीजिए कि भारत में जो चुनाव के शेड्यूल्स हैं, यानी कि चुनाव कब होंगे, समय से हो, ठीक ठाक हो, जनरल या बाई इलेक्शन भी होते हैं कभी कभी, तो ये चुनाव आयोग निर्धारित करता है। इलेक्टोरल रोल को बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं वोटर लिस्ट। तो इलेक्टोरल रोल को कौन बनाता है, चुनाव आयोग ही तैयार करवाता है। और ईपिक कार्ड भी देता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं। इट ग्रांट्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है, उनको सिंबल देता है। और इसके अलावा इसके पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे कि अगर किसी भी मेंबर का पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो उस मैटर में इसके पास क्या है, क्वासी ज्यूरिसडिक्शनल पावर है, संविधान ने शक्ति दी है। इसके अलावा इट इश्यूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कि चुनाव में कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, ठीक ठाक चुनाव हो, किसी भी प्रकार का पावर का एब्यूज ना हो या जो पावर में है वो एब्यूज ना करे। तो इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी, जो आचार संहिता जिसको बोलते हैं, वो चुनाव आयोग ही लागू करवाता है। इसके साथ ही लिमिट्स ऑफ कैंपेन एक्सपेंडिचर, यानी कि चुनाव में कौन सा प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है पॉलिटिकल पार्टी का, ये मॉनिटर करता है चुनाव आयोग। और ये सीमा भी निर्धारित करता है। जैसे कि अभी हाल ही में चुनाव में एक न्यूज में चर्चा में है कि पहले चुनाव में जो है वो 25,000, 1951-52 में जो चुनाव हुए थे तो एक असेंबली में एक कैंडिडेट जो है वो 25,000 ही स्पेंड कर सकता था चुनाव पे, लेकिन अब वो लिमिट बढ़ा करके 95 लाख कर दिया गया है। देख रहे हैं कि कितना ह्यूज इंक्रीमेंट हो गया है। तो अब लोकसभा में एक कैंडिडेट जो है वो 95 लाख तक खर्च कर सकते हैं। कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में यह सीमा 70 लाख के आसपास है। लेकिन बेसिकली जो इंक्रीमेंट है इस पे अभी यह चर्चा थी और न्यूज में भी आया था। तो यही वाला पॉइंट था कि जो कैंपेन एक्सपेंडिचर है इसको कौन कंट्रोल करता है, तो इसको कंट्रोल करता है चुनाव आयोग। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, बाय बाय।